रवीना अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। एक रोज 26 फरवरी 2025 की रोज उसकी दोस्ती या कहें उसकी जो बॉयफ्रेंड अचानक से दोपहर के वक्त घर पर आ जाता है। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और इस संबंध बनने के वक्त में अचानक से घर पर पहुंच जाता है पति प्रवीण। प्रवीण देखता है कि जो उसकी बीवी है बेहद ही आपत्तिजनक और घिनौनी अवस्था में उसी के पड़ोस में रहने वाले एक यूट्यूबर के साथ बिस्तर पर है। अब ऐसी दशा देखकर वो आग बबूला हो जाता है। सौरभ के साथ वो मार पिटाई करना शुरू करता है। उसे लगता है कि मेरी बीवी के साथ कोई और मर्द कैसे सो सकता है। इसके बाद जो बीवी है वो रोकने टोकने का काम करती है, लेकिन पति गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो बार बार मार पिटाई कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था। जो बीवी है रवीना वो अलग कमरे में जाती है, एक चुन्नी लेकर आती है। चुन्नी से अपने पति का गला घोंटकर उसी कमरे में उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद आगे क्या होता है, रवीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी लाश के पास खड़े होकर उसके साथ संबंध बनाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जहां पर उसकी जो पति की जो लाश है उसी कमरे में पड़ी है। कई घंटे बीतने के बाद जब दोनों का खुमार उतरता है तब ये सोचते हैं कि इस लाश का क्या करना है। बताऊंगा मैं आपको कि इस लाश के साथ क्या क्या होता है, किस तरीके से इस शहर भर में घूमकर कुछ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शहर भर में घूमने की यही जो तस्वीरें हैं, जहां पर प्रेमी यूट्यूबर जो बैठा है, बीच में लाश है और पीछे बीवी बैठी है, मुंह तक उसने अपना ढका हुआ है चेहरा, और इस लाश को ले जाकर वो एक नाले में फेंक देते हैं। ये जो नाली की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी नाले की तस्वीर है जहां पर जो पति प्रवीण की लाश को फेंका गया था बीवी और उसके यूट्यूबर बॉयफ्रेंड के द्वारा। लेकिन कहानी फेल हो जाती है। फेल कैसे होती है मैं आपको पूरी कहानी बताऊं, उससे पहले ये जान लीजिए। दरअसल 27 मार्च 2025 को जब एक राहगीर गुजर रहा था तो उसने देखा कि नाले के ऊपर से एक जो हाथ है नाले के ऊपर तैर रही है, लेकिन उस हाथ के आसपास मोटी मोटी झाड़ियां रखी गई थी। मकसद यह था कि लाश किसी को ना मिले। अब जिस तरीके से जब राहगीर पहली बार देखता है कि एक बॉडी नाले के अंदर तैर रही है तो उसने सोचा कि शायद कोई डूब गया है। वो फौरन ही पुलिस को बताता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और लाश को बाहर निकालकर शिनाख्त करना शुरू करती है। चीजें कैसे कैसे बाहर आती है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसकी बैकग्राउंड या पर्दे की पीछे की कहानी क्या है। दरअसल जो हरियाणा की भिवानी एक इलाका है, उस इलाके में रवीना नाम की एक महिला रहती है। ये इंस्टाग्राम पर इसने अपने आप को दिखा रखा है कि सिंगल मदर है और इसका एक बच्चा भी है, और अक्सर ये वीडियोस बनाती है। ये जो वीडियोस बनाती है, जिस तरीके का इसका पहनावा है, कपड़े हैं, अपनी ऑडियंस को ये पहचान चुकी थी कि किस तरीके के जो ऑडियंस है जो उसे इंस्टाग्राम में देखना पसंद करते हैं, डांस का वीडियो, छोटे कपड़े पहन के वीडियोस, तो इस तरीके के वीडियोस अक्सर इंस्टाग्राम पर डाला करती थी। जब हम इसकी पड़ताल और कर रहे थे तो हमें समझ में आया कि जो रवीना है उसे शुरुआती समय में अपने पति और अपने बच्चे के साथ भी कई वीडियोस इंस्टाग्राम पर डाले थे। अब जो उसका जो इंस्टाग्राम का जो रील था वो अक्सर अब वायरल होने लगता है। फिर किसी ने कहा कि देखो, रील बनाकर इंस्टाग्राम पर डालने से ज्यादा मुनाफा तो है नहीं, एक काम करो, अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाओ, वहां पर अगर तुम्हारे कुछ सब्सक्राइबर हो गए, तुम्हारी रीच बढ़ गई तो तुम्हें मोटा मुनाफा मिल सकता है। इसके बाद रवीना क्या था, रवीना की 6 साल की शादी हो चुकी थी। पति अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाता और ये अक्सर घर पर अकेले रहकर फोन चलाया करती और फोन पर रील्स देखा करती और समझती कि लोगों को क्या चीजें पसंद आ रही हैं। फिर धीरे धीरे से ही यूट्यूब की दुनिया पे जब उसने कदम रखा तो उसके जो इंस्टाग्राम के जो रील्स थे उसने यूट्यूब पर डालना शुरू किया। शुरुआती समय में वक्त लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया तो YouTube में भी उसके कई रील्स थे जो अब वायरल होने लगे थे या कहें पॉपुलर होने लगे थे। अब YouTube वहां से जब वीडियोस वायरल हो रहे थे, अच्छी अच्छी रीच मिल रही थी, तब YouTube ने पैसा देना भी शुरू किया। 2 से 2,500 एक रील के बड़े ही आराम से ये जो रवीना थी वो कमाने लगी थी। अब उसे लगा कि जो पति की जो जिंदगी है, पति जो इतनी मेहनत करता है पूरे दिन, वो कितना ही कमा पाता है। मेरी एक वीडियो से अगर 2 से 2,500 रुपए आ रहे हैं तो सोचो यूट्यूब कितना पैसा दे सकता है। तो उसे लगा कि जो पति की कमाई पर निर्भर रहने से अच्छा, पति की गाली उससे सुनने से अच्छा, मैं अपने खुद की रील्स बना बनाकर और ज्यादा रीच लाऊं और ज्यादा पैसे कमाऊं। जो
चमक धमक थी यूट्यूब की रील्स की, जो उसे लगा कि जे मैं अब रील्स बनाने लगी हूँ, लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मैं एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ, क्योंकि जो मैं कहती हूँ लोग उसे सुनना और समझना पसंद करते हैं। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो रील्स वो डाल रही है वो डांस की वीडियोस हैं, कुछ अश्लील ऐसी वीडियोस हैं जो सिर्फ खास तबके को पसंद आती हैं, ना कि कोई वो इन्फ्लुएंसर थी। लेकिन भ्रम तो भ्रम होता है। यहाँ पर रवीना को ये भ्रम हो चुका था कि वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है, आने वाले वक्त में बहुत मोटा मुनाफा कमा सकती है, और ये जो पति की जो गरीबी वाली जिंदगी है ये इससे बाहर आ सकती है अगर उसने अपने पति को छोड़ दिया। वो एक ऐसे मर्द की तलाश में थी जो बहुत पैसे वाला हो, जो यूट्यूब को और भी अच्छी तरीके से समझ सकता हो। तभी उसकी दोस्ती बगल में रहने वाले या कहीं पड़ोस में रहने वाले सौरभ नाम के एक शख्स से होती है। वो खुद भी यूट्यूबर है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। अब वो रवीना सौरभ के साथ बैठकर समझने लगी कि किस तरीके से जो यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब से किस तरीके से और भी ज्यादा मोटे मुनाफा कमाया जा सकता है। धीरे धीरे सौरभ और ये जो रवीना है अक्सर घर पे मिलने लगे, एक दूसरे से समझने लगे कि किस टाइप की वीडियो शूट करनी चाहिए। सौरभ खुद रवीना की वीडियो शूट किया करता, उसे अपलोड किया करता और कहता कि भाभी देखो, अगर आप चाहती हो कि आपकी वीडियोस वायरल हो तो मेरा चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मैं आपकी वीडियोस अपने चैनल पर प्रमोट करूंगा और आपको और ज्यादा पैसे और पॉपुलैरिटी मिलेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। रवीना सौरभ के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताने लगी। अब यहाँ पे जो प्रवीण है, जो मेहनत की कमाई कर रहा था, उसके दोस्तों ने कहा कि देखो यार, तुम्हारी जो बीवी है उसकी वीडियोस अक्सर वायरल हो रहे हैं, तुम्हारी वीडियोस जो बीवी है अच्छी वीडियोस बनाती है और हमें पसंद आ रही है। जो प्रवीण देखता है कि किस तरीके की वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वो अपनी बीवी से आकर झगड़ा करता है। वो अक्सर अब दारू पीने लगा कि उसे लगा कि अब बीवी अब उसके हाथ में नहीं रही है, बीवी अब आज़ाद पंछी हो चुकी है, उड़ना चाहती है, अब वो उसके काबू में नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी उसने एक कोशिश की अपनी बीवी को समझाने की कि देखो, तुम ये जो सारी चीज़ें ये बना रही हो ये गलत है, ये हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में इसे बहुत गंदी नज़र से देखा और तुम्हारा तो बच्चा भी है, तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके उसे लगा कि पति को क्या पता कि YouTube से कितनी कमाई होती है, मैं अब खुद घर संभाल सकती हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ पैसे कमाने के बाद जो पहले मैं नहीं कर पा रही थी। अब तो सौरभ का साथ भी मिल चुका था। अब होता क्या है, प्रवीण जब जब काम के सिलसिले में बाहर जाता, सौरभ घर पर आता और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते। 25 मार्च 2025 को माफ कीजिएगा, उस वक्त भी जो प्रवीण है वो दारू के नशे पे घर पर आता है, रवीना से झगड़ा करता है और कहता है कि तुम ये सब वीडियोस बंद करो यार, ये जो चीजें हैं बहुत गलत है, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। उस रात जो झगड़ा हुआ, तभी जो रवीना उसे सोच लिया था कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है। लेकिन हटाए तो हटाए कैसे। फिर वो जब पति अगले रोज सुबह काम के लिए निकल जाता है, तब 26 मार्च 2025 को फिर से जो सौरभ है वो दोपहर के वक्त रवीना के घर के अंदर जाता है, रवीना के साथ बेडरूम में शारीरिक संबंध बनाता है। उसी वक्त अचानक से प्रवीण दोपहर के वक्त में घर पर आ जाता है। वो देखता है जो उसकी बीवी है बेहद ही आपत्तिजनक और ऐसी गंदी अवस्था में है जो एक बीवी को किसी और मर्द के साथ नहीं होना चाहिए था। प्रवीण का गुस्सा सातवें आसमान पर था। प्रवीण जाकर सीधा सौरभ को मारता है, पीटता है, धक्का मुक्की करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ इस अवस्था में आने की। जो रवीना है वो समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में प्लान तो पहले ही आ चुका था कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है। वो फौरन ही भागकर दूसरे कमरे में जाती है, एक चुन्नी लेकर आती है। उस चुन्नी से जब जो पति प्रवीण है सौरभ को मार रहा होता है तो अपने पति का पीछे से गला घोटना शुरू कर देती है। इस पूरे प्रक्रिया में जो सौरभ है वो दोनों हाथ पकड़ लेता है, बीवी जोर से उसका गला तब तक दबा के रखती है जब तक उसकी सांसें ना थम जाए। जब पति की सांसें थम जाती हैं, जब पति मौत की नींद सो जाता है, तो पति को उसी कमरे में रखकर ये दोबारा लाश के सामने फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये दिखाना चाह रही थी रवीना कि तुम्हारे मरने के बाद भी मुझे एक प्यार करने वाला शख्स मिल चुका है जो तुमसे बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे वाला है और मुझे अच्छी जिंदगी दे सकता है। जब ये प्यार का जो खुमार है जब शांत हुआ, तब इनको समझ में आया कि हमने तो हत्या कर दी है। अब लाश को जो छुपाए तो छुपाए कैसे, क्योंकि अब जो वक्त हो चुका था शाम का हो चुका था, पूजा पाठ का समय था। पूजा पाठ तो लोग घर में करने से रहे। फिर इन्हें लगा कि एक काम करते हैं, इंतजार करते हैं। सौरभ को रवीना कहती कि तुम जाओ अपने घर जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगी, तब तुम फौरन आ जाना।
इसके बाद देर रात 12:55 26 मार्च 2025 12:55 पर जो रवीना है घर से बाहर जाकर देखती कि सब लोग सो चुके हैं, रास्ते में कोई नहीं है, तो इशारा कर कर अपने बॉयफ्रेंड सौरभ को बुलाती कि जल्दी आओ, गाड़ी लेकर आओ, पति को लेकर जाना है। दोनों जो पति है उसको बीच में बैठाते हैं, प्रेमी आगे, जो ये सौरभ है पीछे बीवी, और बीवी ने रवीना ने अपना मुंह ढक रखा हुआ है। इसके बाद ये कम से कम 6 से 7 किलोमीटर दूर उस घर से जाते हैं, जो नाला आप देख रहे हैं। इसी नाले में पति की लाश को फेंक दिया जाता है, लेकिन जो लाश थी वो अभी भी शायद ऊपर आ सकती थी, इसलिए इन्होंने जितने आसपास की जो झाड़ियां थी उन सबको उसके ऊपर डाल दिया। मकसद ये था कि जो लाश है अगर तैर के भी या फूल कर भी ऊपर आ जाए तो किसी को पता ना चले, क्योंकि झाड़ियां है, जंगल झाड़ी है, किसको क्या समझ में आएगा। लेकिन फिर भी जब लाश को उन्होंने नाले के अंदर डाला तो नाले, इतनी बड़ी लाश नाले में कहां बह कर जाती, वजन भी था लाश में। तो जो लाश थी धीरे धीरे पहले तो हाथ फिर आधा हिस्सा जो नाले के ऊपर तैरने लगा, झाड़ियां उसके ऊपर थी। तो एक रोज जब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये 26 फरवरी और 26 मार्च से लेकर 27 मार्च की जो दरमियानी रात थी, उस वक्त ये सारी चीजें की गई थी। अब होता क्या है, जब ये लाश को नाले में फेंक कर वापस आते हैं, सौरभ अपने घर जाता है, रवीना अपने घर आती है। जिस घर में, जिस रूम में उसने अपने पति को मौत की नींद सुलाया, उसी बेड पर जाकर आराम से वो सोती है, एसी ऑन कर और इंतजार करती है सूरज की पहली किरण का। सूरज की पहली किरण के साथ वो हंगामा या कहें ढोंग करना शुरू करती कि मेरे पति कल रात के झगड़े के बाद से वापस घर नहीं आए, मेरे पति को ढूंढो, मेरे पति को खोजने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग जो थी वो उस पर भारी पड़ती है। वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती है कि आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे, आप लोगों से काम नहीं होता है, एक इंसान को नहीं ढूंढा जा रहा है, मेरे पति को नहीं ढूंढा जा रहा। वो जो पति है अपने ससुराल वालों के घर पर दबाव बनाती है कि ठीक है मेरे पति को ढूंढिए, घर नहीं आए हैं। जब पुलिस छानबीन करती है तो हाथ तो कुछ लग नहीं रहा था। फिर क्या होता है, ये जो 27 मार्च 2025 के दिन गुजर जाता है, 28 मार्च 2025 को पुलिस पर लगातार दबाव, रोना धोना चल रहा था। पुलिस को ऐसी कोई चीज नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो सके कि ये जो शख्स हैं कहां गए हैं। फिर घर वालों ने शक जाहिर किया कि जनाब हो सकता है ये जो बीवी है रवीना, ये अक्सर वीडियोस बनाती है और कई बार हमारे बेटे ने कहा है कि जो चीजें हैं गलत है, तो हमें तो शक बीवी पर है, शायद इसने कुछ गलत किया हो। अब पुलिस बिना ठोस सबूत के क्या कार्रवाई करती। 28 मार्च 2025 को एक राहगीर को जब एक बॉडी मिलती है, उस बॉडी को जब निकाला जाता है तो पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इसका नाम प्रवीण है। प्रवीण नाले के पास कैसे आया, तो नाले के पास एक सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। उस सीसीटीवी फुटेज के एक एक सीडी को, मतलब जहां जहां उस रोड से सीसीटीवी फुटेज गए थे, उन सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। पता लगता है कि एक बाइक पर, बाइक के नंबर प्लेट दिख नहीं जाता, एक लड़का बैठा है, बीच में एक और बॉडी है, पीछे एक औरत है। अब ये औरत कौन है? पुलिस फिर कॉल डेटा रिकॉर्ड, सेल टावर रिकॉर्ड निकालती तो पता लगता है कि और कोई नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की रील वाली बीवी है, यानी कि रवीना है। रवीना को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा जाता है, तो दोनों आनाकानी करते हैं कि अरे नहीं हमें क्या पता, हमने कैसे किया। तो पुलिस कहती है कि देखो अब ढोंग करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा सेल टावर लोकेशन, फोन की जो हमने सीडियां निकाला, उन सारी चीजों को मिलान करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद तुम ही वो दोनों हो जिन्होंने हत्या की, बस हमें मकसद बता दो कि तुम्हारा मकसद क्या था। दोनों फिर पुलिस को अच्छी तरीके से कहानी बताते हैं। उस कहानी में जब पुलिस और भी जांच पड़ताल करी तो पता लगा कि जो अक्सर ये जो सिलसिला है, जो रवीना है वो एक बहुत अमीर वाली जिंदगी जीना चाह रही थी और चाह रही थी कि अपने पति से किस तरीके से छुटकारा पा सके। और इसी सिलसिले में जब हमारे रिपोर्टर्स, जो ग्राउंड के रिपोर्टर्स थे, वो मौका सीन पर गए तो उन्होंने लड़के के ताऊ से समझने की कोशिश की कि इस पूरे वाक्य में किस तरीके से जो रवीना है उसने अपने पति को मौत के घाट उतारा। पूरी बाइट सुनिए। मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं मृतक प्रवीण का चाचा लगू हूँ। वो मेरे भाई का लड़का था और वो उसकी जो बहुत थी वह पत्नी रवीना, वो पिछले 1.5 साल से एक प्रेम नगर का लड़का है, आशी प्रेम नगर का सुरेश, उसके साथ में टच थी। उसके साथ में भी शॉर्ट वीडियो, ये नाटक वगैरह बनाती थी और वो कभी आ जाती थी घर और कभी बाहर रहती थी। और वो पीछे प्लान के तहत होली पाई कि भाई हम होली धोखने के लिए आई हूँ
और भतीजे ने उसके साथ झगड़ा भी किया, भाई तू यहाँ रहती नहीं तो होली धोकने का क्या काम है। लेकिन फिर भी बड़े भाई ने ये समझ के कि भाई चलो आगे तो रह जाया करेगी, और उसको रहने के लिए बोल दिया। लेकिन वो होली धोक के बीच में चली गई। फिर ये बात सोड़े धोकने के लिए फिर आई। फिर वो बुधवारी माता धोकने के लिए आई। फिर वो 25 तारीख को फिर आई। 25 तारीख को फिर आई तो उसका जब भतीजा शाम को काम से आया तो 8 साढ़े 8 बजे वीडियो में जो आसपास के कैमरे में वो आता दिखाई दे रहा है घर। और वो फिर उसका कुछ झगड़ा भी हुआ, और फिर उसने रात को उसको डंडे से मारा या चुन्नी के गले से घोट के मारा, और उसको लेके और वहाँ जनौद रोड पे ड्रेन में डाले आए। और वह सुबह पहले फिर निकल गई। और वो 28 तारीख को लाश बरामद हुई पुलिस ने जी। वो 28 तारीख को रात को फिर आई साड़ बाढ़ लेने के लिए कि भाई परिजनों को पता है कि नहीं, हमें पता भी नहीं था। वो 29 तारीख को सुबह पहले फिर चली गई। और 29 तारीख को हमें अखबार के माध्यम से पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रवीण की डेड बॉडी मिली है वहाँ। तो हम जाके अस्पताल में निशाकत की तो वो प्रवीण ही था। और पुलिस ने तो 174 के तहत कार्रवाई करके और पोस्टमार्टम करवा दिया के लाश पूरी कर दी थे, हमने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन फिर हमें शक हुआ, फिर हमने आसपास की सारी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें प्रवीण आता आता तो दिखाई दे रहा है शाम को 8:30 बजे, लेकिन वो जाता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर उसके आधार पे एक शक हुआ कि एक लड़का मोटरसाइकिल पे 11 बजे गली की तरफ मुड़ा है और वो गली पार करके दूसरी तरफ निकल गया। वो 11:30 बजे फिर आया और वो 1:54 पे नए बाजार वाले रोड पे साफ कैमरों में दिखाई दे रहा कि आगे वो हेलमेट लगाए हुए है, बीच में एक बैठा हुआ था, उसके ऊपर चादर ढक रखी है और उसके पैर घिसकने लग रहे हैं और पीछे एक जनानी और बैठी है जो उसको पकड़ रही है। तो हमने उसको शक के आधार पे सारी वीडियो पुलिस को सौंप दी। फिर पुलिस ने कैमरे के आधार सीटी कैमरे के आधार पर कार्रवाई की और उसको उसके फ़ोन रिकॉर्ड खंगाले तो उसने सारा माजरा खोल दिया कि मैंने उसकी हत्या की थी और मैं उसके साथ उसको वहाँ ठिकाने लगा के आई थी। अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई तो पुलिस ने कार्रवाई सारी बढ़िया तरीके से करी है और सारे रिमांड रिमूव सारा काम बढ़िया कर दिया उसने। अब तो यही है कि भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई कोई बेदोष तो दोषी तो बख्शा नहीं जाए और जिसका दोष नहीं है वो उसको तंग नहीं किया जाए, बस दोषी को बख्शा। कोई दूसरे लोग भी या दोनों ही शामिल हैं? बस ये दोनों ही शामिल है जी। पुलिस ने भी और हमने भी काफी जगह सारी अच्छी तरह छानबीन की, लेकिन तीसरा आदमी को एक इन्वॉल्व नहीं लग रहा है इसके अंदर और पुलिस ने भी सारी वो की है। और वैसे तो साहब से भी मैं कई बार मिला हूँ तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं बिल्कुल मामले की निष्पक्ष जाँच करूँगा। ये दो तो हैं जो जेल भेज दिए रिमांड पे लेके, अगर कोई और भी हुआ तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का हुआ है मामला, तो दूसरों क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामले सामने ना आए पूरे? हाँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई चलो ये जो जनानी है ना शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाओ हैं, ये कोई मतलब सभ्य परिवार का काम नहीं है ये। तो अगर कोई इसे उसमें पड़ती है तो उसको पहले ही किनारा हमने भी कर लेना चाहिए था। हम बस उस लड़के के, उसके एक लड़का है 6 साल का, मुकुल नाम है, हम उस लड़के के उसमें रह गए कि भाई चलो लड़का बड़ा समझदार हो जाए उस चक्कर में हम थोड़ी ढील बरती है, वो दुर्घटना।